हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास को देखने वाले हैं। सब इतिहास से शुरू करेंगे। तो इतिहास का पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम इसी से शुरू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक, तो पहले हमें इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इतिहास क्या है। तो देखिए, इतिहास क्या है। तो सबूतों और तथ्यों के आधार पर बीते हुए घटनाओं पर अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक, सबूत और प्रमाण यानी तथ्य के आधार पर बीते हुए जो घटना बीत गया है उसे का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक, अगला है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले ये तो जानते होंगे आप लोग कि यूरोप मतलब यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश है तो यूरोप तो ही समझ रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, इसको राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? ठीक, देखिए, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है, जिसमें एक विशेष क्षेत्र के रहने वाले लोग अपने हित के बारे में ना सोचकर अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात जब आप अपना हित यानी कि अपना फ़ायदा ना सोचकर अपने देश के फायदा के बारे में सोचने लगेंगे, वो होगा राष्ट्रवाद। ठीक, अब अगला है कि 1789 ईस्वी क्रांति के प्रमुख कारण। तो अपना क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति में, 1789 ईस्वी क्रांति। तो उसका कारण वहाँ भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ना है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था। तो लिखेंगे फ्रांस में 1789 ईस्वी क्रांति के प्रमुख कारण थे निम्नलिखित। पहला, निरंकुश शासन, लुई 16वां का शासन था। ठीक है, निरंकुश राजा था लुई 16वां, उसका शासन था फ्रांस में। ठीक, जो जनता की भलाई नहीं करता था, निरंकुश था। ठीक, अगला दूसरा है कारण, फ्रांस में मध्यम वर्ग का ज़बरदस्त शोषण हो रहा था। मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे, मध्यम वर्ग, श्रमिक, गरीब, ये सब थे, उनका ज़बरदस्त शोषण हो रहा था। मतलब उन्हें भुखमरी बेरोजगारी के सब शिकार हो रहे थे। ठीक, उनका शोषण हो रहा था। अगला है तत्कालीन कारण, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, उसी समय अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें अमेरिका विजय हुआ था, ये भी एक कारण था। और अगला कारण था सामंतवादी तथा रूढ़िवादी व्यवस्था। जहाँ सामंतवादी व्यवस्था क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि ये भी एक कारण था, सामंतवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था। ठीक, अगला है कि इसका कारण तो जान लिया कि 1789 के कारण निम्नलिखित थे। इसका है क्रांति के बाद किए गए काम। परीक्षा में पूछता है कि 1789 ईस्वी की क्रांति के कारण एवं परिणाम लिखें। तो कारण ये लिख देंगे 4 लाइन, अब परिणाम इधर लिख देंगे 4 लाइन। ठीक, तो परिणाम में लिखेंगे 1789 के परिणाम या मुख्य किए गए कारण लिखेंगे। परिणाम में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, पहला हुआ। दूसरा, नया संविधान बनाया गया था, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी और सभी को समान अधिकार दिया गया था। ठीक, यातायात कर को भी हटा दिया गया था। ठीक, अब देखिए, वहाँ पर बोले थे ना सामंती व्यवस्था और रूढ़िवादी व्यवस्था, तो आगे सामंतवाद किसे कहते हैं? सामंतवाद तो लिखेंगे वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों को किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता है, उसे सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और सामंत को ही जमींदार कहते हैं। मतलब जो जमींदार होते हैं, ज़मीन के मालिक, उन्हें किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता है, जमींदारों को, उसे सामंतवादी कहते हैं। ठीक, अगला मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? लेकिन समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे मोटे नौकरियों के माध्यम से करते हैं, मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं। जो छोटे मोटे नौकरी करते हैं वही मध्यम वर्ग में आते हैं। ठीक, अगला है सर्वहारा वर्ग। तो लिखेंगे गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग में आते हैं। मतलब गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के लोग ये सब सर्वहारा वर्ग में आते हैं। ठीक, अर्थात जिस वर्ग में गरीब, किसान, मजदूर आते हैं उसे मध्यम वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक, सर्वहारा वर्ग। ठीक, समझ गए? सर्वहारा वर्ग में सर्वहारा पूछेगा सर्वहारा वर्ग क्या है, तो लिखेंगे जिस वर्ग में मध्यम वर्गीय परिवार, किसान और गरीब आते हैं। ठीक, अब अगला हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक समझ में? अब हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है। तो नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था, फिर ये राजा बन गया था 1804 में। तो इसके बारे में देखिए, नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। ठीक, देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, 15 अगस्त तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसे 15 अगस्त याद रखिएगा। 1769 1869 में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। 300 100 साल पहले याद रखिएगा, 1769। ठीक,
और 1789 ईस्वी जब फ्रांस की क्रांति हुआ था उसमें राजनीति में प्रवेश किया था। मतलब 1789 ईस्वी क्रांति के बाद 1789 में ही ये फ्रांस की राजनीति में निवेश किया था, प्रवेश किया था। फिर फ्रांस की क्रांति में सेनापति था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में क्या था? सेनापति था। फिर 1804 में फ्रांस का राजा बन गया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 में। ठीक, अगला है नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। मतलब जब नेपोलियन राजा बन गया तो क्या क्या कार्य किया लोगों के हित के लिए? तो उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया आर्थिक असमानता को दूर किया। जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे जिनमें असमानता थी, जिससे हम लोगों में होता है ना जातिवाद, धर्म के लेकर विवाद, असमानताएं होती, वही असमानता को दूर किया। फिर यातायात के साधन को सस्ता किया। वहाँ यातायात का साधन बहुत महंगा था, सस्ता किया। ठीक, अगला है लोगों को जागरूक किया और शिक्षा में सुधार किया। ठीक, अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो लिखेंगे उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? तो जब आर्थिक समानता मतलब कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, गरीबों को बढ़ाया जाए, गरीबों को बढ़ाने में बल दिया जाए, उसे उदारवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक, अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत। तो लिखेंगे इनके निम्नलिखित सिद्धांत है। ये सामंती, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। जो उदारवादी राष्ट्र से सामंती व्यवस्था, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। ये समाज में आर्थिक समानता लाना चाहते थे और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया गया था इनके द्वारा। ठीक, अगला है जाल्वेर आइन क्या है? तो लिखेंगे जाल्वेर आइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1838 ईस्वी में प्रसा ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाल्वेर आइन क्या है? तो एक व्यापारिक संस्था थी। ठीक, ये बहुत ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाल्वेर आइन क्या थी? तो व्यापारिक संस्था थी, यहाँ वैसे याद रखेगा। ठीक, जाल्वेर आइन क्या थी? व्यापारिक संस्था। ठीक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1834 में। कहाँ हुआ था? प्रसम में। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को ही प्रसा कहा जाता था। ठीक, जर्मनी में आर्थिक रूप से एक कर दिया, जर्मनी को ही प्रसा कहा जाता था। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही। अगला बार से हम लोग वाटरलू का युद्ध आगे के पढ़ने वाले हैं। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना हुआ था उसको पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।